उमेश जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपके चैनल व्योम टीवी में और व्योम टीवी में आप ही का इंटरव्यू लेते हुए पहली बार। धन्यवाद। आपने बहुत नेताओं को गली गली, शहर शहर, गांव गांव घूमे हैं, आप सबका इंटरव्यू लिए हैं। आज मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं आप ही के चैनल में। आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो सबसे पहले ये पूछना चाहते हैं कि अभी जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसमें आपको जहाँ जहाँ गए हैं, क्या प्रतिक्रिया मिली है? क्या अभी रुझान है? इसका क्या क्या कुछ आप जानना चाहते हैं? धनबाद के बारे में बताऊं या गिरिडीह के बारे में? गिरिडीह या धनबाद दोनों लोकप्रिय है, दोनों के बारे में जाना। देखिए, चूंकि झारखंड के अंतर्गत 14 सीटों पर अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, यह संसदीय क्षेत्र है। और अब जब बात करते हैं गिरिडीह का, तो गिरिडीह का जो मोस्ट प्रोबेबली एरिया है वो 70% ग्रामीण क्षेत्र है, 30% शहरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ, जिसमें 10% हम इसको पूर्ण रूप से शहरी घोषित करेंगे। अब बात आता है यहाँ पर, ऐसे तो बहुत सारे निर्दलीय स्तर से अगर जोड़कर देखें तो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, लेकिन जो मेन प्रत्याशी के तौर पर अभी हैं वो एनडीए गठबंधन की तरफ से माननीय सीपी चौधरी, जिनका कार्यकाल उन्होंने 5 साल अपना पूरा किया। दूसरा जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े राजनीति के दिग्गज मथुरा प्रसाद महतो, वो पहले मंत्री भी रहे और 3 टर्म का उनका कार्यकाल टुंडी के विधायक के रूप में भी है। युवा के रूप में उभरे हुए, अभी यूं कहे सीधी भाषा में दिलों की धड़कन हरिवों के जवान पर एक ही नाम है, जयराम। अब रही बात कि किस और झुकाव रहेगा, यह मेरा कहने का तात्पर्य अभी। ये मेरा भी कहना है कि अब इलेक्शन का मात्र 5 दिन बचा हुआ है। इस 5 दिन में क्या चेंजिंग आ सकता है, क्या परिवर्तन आ सकता है, किसकी और रुझान हो सकता है? देखिए, हकीकत यही है कि जब आप धरातल पर जाएंगे, मैंने आपको पहले बता दिया कि गिरिडीह का जो क्षेत्र है वो 70% ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, और ग्रामीण युवाओं में 2 रोष बहुत ज़्यादा है। एक बेरोजगारी का दंश वो, और दूसरा जो सबसे बड़ा दंश है कि माननीय सीपी चौधरी के द्वारा क्या कार्य किया गया, नहीं किया गया, वो बात की बात है, लेकिन उनका आम जनता से पकड़ थोड़ा दूर रहा, और इसको हम लोग भी इस बात को मानेंगे। लेकिन ये हम नहीं कहेंगे उन्होंने प्रश्न नहीं किया, डीएमएफटी, ये सारे फंड से उन्होंने काम नहीं किए, पुल पुलिया का निर्माण नहीं किया, टुंडी में किसानों के लिए फेवर पर काम नहीं हुआ, काम हुआ। लेकिन बात उठता है कि अगर आपका कम्युनिकेशन टूट जाता है आम जनता से, तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से पीछे चले जाते हैं, और इन्हीं सारी चीजों का फायदा जयराम महतो को हुआ। मथुरा बाबू एक बड़े नेता हैं, बड़ा छवि है, और जमीन से उठे हुए हैं, आंदोलनकारी हैं, झारखंड की नीतियों को पूरी तरह से नजदीक से समझते हैं। लेकिन आम जनता से अगर वो कटे रहे, जिसका फायदा डायरेक्ट जयराम महतो को जा रहा है, तो अभी ग्रामीण स्तर पर जयराम का ग्राफ काफी उठा हुआ है। लेकिन अब वोट की राजनीति के अंतर्गत क्या कुछ नया समीकरण आने वाले 4 दिनों में बनेगा, थोड़ा सा हम लोगों को भी सब्र रखना होगा। अच्छा, ये गिरिडीह लोकसभा में आप क्या देखते हैं? त्रिकोणीय देखते हैं या आमने सामने? देखिए, 10 दिन पहले का ऐसा कुछ लग रहा था कि ये त्रिकोणीय हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा। कोई त्रिकोणीय मैटर नहीं है, हालांकि तीनों कुर्मी बहुल से जुड़े हुए दिग्गज उम्मीदवार हैं, लेकिन केवल कुर्मी वोट के माध्यम से ही आप अपनी नैया पार नहीं कर सकते। तेरा राम ही करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को उधारे। तो कुल मिलाकर आप ये जाने, आपको शहरी वोट पर भी साधना तो पड़ेगा। ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये तीनों नेता कुर्मी आप बता रहे हैं, तो शहरी में किनका पकड़ ज्यादा है, ग्रामीण में किनका पकड़ है? ऑब्वियसली भाजपा का एक पकड़ है जिसको आप झुठला नहीं सकते हैं, मोदी फैक्टर है। और जब मोदी फैक्टर की बात करेंगे तो इंसान ये नहीं सोचता है कि सामने वाला कौन है या किस दल से है, वो सीधा एक चीज़ सोचता है, अगर गठबंधन की सरकार के भी अंतर्गत है और हमारा वोट केंद्र को सरकार बनाने में मदद करेगा तो मोदी जी को जाएगा। तो मोदी फैक्टर है। 400 का आंकड़ा नहीं पहुंचे, लेकिन ये मानेंगे कि 300 सवा 300 के आंकड़ा के पास इसको आप रोक नहीं पाएंगे। इंडिया बिल्कुल 300-350 सरकार वो बनाने जा रही है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। लेकिन ये वोट परसेंटेज महागठबंधन का इस बार बहुत तेजी से बढ़ेगा। वोट परसेंटेज, जीत क्या कितना सुनिश्चित करेंगे, ये तो उम्मीदवार और उनके गोलबंदी पर निर्भर करता है। अब मैं धनबाद के बारे में, धनबाद में लगातार एनडीए का सत्ता रहा, और धनबाद में क्या परिवर्तन हुआ है ये 3-4 यानी कि 3 साल लगातार 3 टर्म हुआ। ये 3 टर्म में धनबाद के लिए क्या हुआ है? देखिए, अगर आप धनबाद का बात करेंगे तो पिछला 4 टर्म करीब रीता वर्मा जी के हाथ में रहा, 3 टर्म पशुपतिनाथ जी के हाथ में रहा। तो ये 7 गुना 5 35 वर्षों का इतिहास में अगर विकास की गाथा अगर रचने का बात करेंगे तो हम यूं नहीं कहेंगे कि विकास नहीं हुआ, लेकिन जिस विकास पैमाने पर धनबाद का चौड़ीकरण हो गया, विस्तारीकरण हुआ, धनबाद
कहाँ बैंक मोड़ तक सीमित था, हम्म। वहां से आकर मेमको मोड़ से पढ़ते हुए गोविंदपुर सट गया। अगर उस तरह से विकास की बात करेंगे तो रफ्तार काफी धीमी है। विपक्ष दो चीजों पर काफी हमलावर है। पहला हमलावर है वो एम्स को लेकर। नो डाउट ये कहीं कंफ्यूजन नहीं है कि एक बेहतर चिकित्सा के लिए आज धनबाद वासी को दूसरे जिलों पर मैं निर्भर। आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ। यहाँ दो चीज के लिए धनबाद जद्दोजहद कर रहा है, एक एयरपोर्ट के लिए और एक एम्स के लिए। एम्स धनबाद को शायद मिलने वाला था, लेकिन वो एम्स देवघर की ओर चला गया। धनबाद को एम्स मिलेगा या स्वास्थ्य का क्या बेहतर वहाँ ऑप्शन मिलेगा, ये तो आने वाला भविष्य का बात है। लेकिन इतना तय है कि अगर आपका प्रतिनिधि कमजोर हुआ तो वास्तविक की स्थिति से आप बहुत दूर तो चले इससे आप क्या कहना चाहते हैं कि जाएं। माननीय 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 जो पशुपति नाथ थे, एक बेहतर नेता थे, जुझारू नेता थे, लेकिन कर्मठता से जिस तरीके से आम जनता के बीच में पहुंचना चाहिए था, ये दूरी बनी रही। आप यूं नहीं कर सकते कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ, लेकिन जिस तरह विस्तारीकरण धनबाद पर हुआ उस रेशियो में विकास का गाथा कम। हेल्थ को लेकर धनबाद बहुत 200% आपकी बात से क्योंकि हेल्थ के लिए जरा से कुछ होता है तो लोग या तो बोकारो भागते हैं, या रांची भागते हैं, या कलकत्ता भागते हैं, या उससे ज्यादा होगा तो बिलौर भागते हैं। धनबाद में क्यों नहीं? देखिए धनबाद ये सबसे मनसा ज्यादा की कमी रही, मैं जनप्रतिनिधियों की कमी रही, ये मनसा को मैं मान धनबाद सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला है। झारखंड में सब पहला नंबर आता है। तो झारखंड धनबाद को देखिए ये मायने नहीं रखता कि राजस्व आप क्या देते हैं, ये मायने रखता है कि आपका जनप्रतिनिधि कितना जुझारू। अगर जनप्रतिनिधि एक मुखिया भी चाह ले तो अपने यहाँ उसका पेपर ब्लॉक बेच जाएगा, पंचायत समिति चाह ले तो मुद्दा सदन तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपका मनसा कमजोर है तो आप सांसद भी रहेंगे तो हो सकता है विकास का पैमाना धरातल पर नहीं दिखेगा। बहरहाल जो कुछ भी हो, थोड़ा सा सब्र रखिए। 25 मई बहुत दूर नहीं है। अब आम जनता किधर करवट लेगी किधर करवट नहीं लेगी, 4 जून तक फैसला आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना यह तय है, सरकार मोदी जी बना रहे हैं, लेकिन वोट परसेंटेज महागठबंधन का इस बार बढ़ रहा। कुछ चीज़ों में रोष है, बेरोजगारी को दंश है, महामारी का महंगाई को लेकर परेशानी है, कोरोना काल का भी हवाला 2-3 सालों दिया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये दो टर्म बीजेपी रहा है, इसमें अभी भी देखा जा रहा है कि रोजगार, हेल्थ, शिक्षा, इस पर चर्चा नहीं। देखिए शिक्षा पर आप बात करें मान लेंगे, स्वास्थ्य पर ही बात करेंगे मान लेंगे, लेकिन जब रोजगार की बात करेंगे तो एक सांसद, देश का कोई भी एक नेता के पास इतना वास्तविक स्थिति से वो सक्षम नहीं होता है कि बेरोजगारी का मार को कम कर सके। हाँ, उसको एक मैनिपुलेट करने की राजनीति होती है, बेरोजगारी कम करने का प्राइवेट सेक्टर में आप लोगों को लगा पाते। जैसे जेएमएम की सरकार ने 75 का नीति लाया था कि 75% आपको यहाँ के लोगों को, स्थानीय को देना पड़ेगा, लेकिन लागू नहीं हो पाई। लेकिन कमजोर औद्योगिक नीति, विस्थापन नीति, रोजगार नीति का हवाला देते हुए आप बड़ी बड़ी कंपनियां इसको मैनिपुलेट करके साइड कर देती है। आपको मजबूत ढंग से लाना पड़ेगा, बड़ी कंपनियों पर शिकंजा कसना पड़ेगा, उन पर कानूनी दबिश बनाना पड़ेगा, तभी जाकर हर व्यक्ति को आप सरकारी नौकरी दे पाएंगे। एक पत्रकार के नाते मैं इस बात का कभी समर्थन न पहले कर रहा हूं, न आज करता हूं, न आगे करूंगा, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या है बढ़ रही है, युवा बढ़ रहे हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा, वैसे में सरकार सृजन कर पाएगा इस प्राइवेटाइजेशन के दौर में, थोड़ा सा संशय का विषय। लेकिन रोजगार का सबसे अच्छा उपाय है, सरकार अगर रोजगार नहीं दे सक रही है तो जैसे मान लिया धनबाद में हो गया फैक्ट्री, और बाहर से आए फैक्ट्री लगे तो इसमें रोजगार तो मिलना वाजिब है। देखिए फैक्ट्री लगने के लिए आपको जमीनें देनी पड़ेंगी। झारखंड में सीएनटी एसपीटी 2 ऐसा कानून है जो आदिवासियों के पास बड़ा जमीन है, जिस जमीन को लेने के लिए हर कंपनी तैयार नहीं है, लीज एग्रीमेंट पर भी वो तैयार नहीं है। क्योंकि आज आप फैक्ट्री लगाते हैं, कल वहाँ गोलबंदी शुरू हो जाती है, बड़ा राजनीति खड़ा हो जाता है, ताला बंद हो जाएगा। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा संशोधन लचीला बनाना पड़ेगा। मैं कतई नहीं बोलता हूं कि सीएनटी को आप हटा दो या एसपीटी को हटा दो, उसमें लचीला बनाना पड़ेगा। औद्योगिक नीति का स्थापन जब तक नहीं आपके यहाँ आएगा, उद्योग स्थापित नहीं होंगे, कल कारखाने नहीं आएंगे, तो आपका समुचित विकास उस तरीके से नहीं हो जाए जैसा कि होना चाहिए। धन्यवाद उमेश जी, आपके ही व्योम टीवी में आपका मैं पहली बार इंटरव्यू हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके तमाम व्योम टीवी के दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं आगे, ये 25 तारीख के बाद ही पता चलेगा, और 4 तारीख को हम लोग को पूरा रिजल्ट मालूम चलेगा कि और सेंट्रल में कौन आ रहे हैं। धन्यवाद।